है गाइस, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे सुपर टेट 2022 के लिए यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे विश्व के महाद्वीपों में हम पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप, उसका आज भाग 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं, प्रमुख पठार कौन कौन से हैं और यहाँ के मरुस्थल कौन कौन से हैं एशिया महाद्वीप के। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए हैंड रिटन यहाँ पे नोट्स जो ला रहा हूँ इतने डिटेल में वो आप लोगों तक बराबर पहुँचता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं बराबर आप लोगों तक ये हैंड रिटन नोट्स पहुँचाता रहूँ। और अगर आप लोग सुपर टेट कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट 2022 की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और इस वीडियो की PDF आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपको जैसे मैंने पहले बता दिया, आज मैं शुरू करूँगा यहाँ पे एशिया महाद्वीप के प्रमुख यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए, जैसे कि हम मानचित्र में देखते हैं, मैप में सबसे पहले मैप खोलते हैं। मैप थोड़ा सा कहिए तो छोटा कर ले, नहीं तो इतना ही आप लोगों को समझना है, क्योंकि जो प्रमुख यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो ऊपर की दिशा में है, भारत के निचले हिस्से पे नहीं है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले हिस्से को ही यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे भारत के ऊपर वाले क्षेत्र के थोड़ा सा ऊपर अब जाएंगे तो यहाँ पे पामीर ग्रंथि है। पामीर ग्रंथि जो कि आप 2-3-4 देशों में है, चीन में है, पाकिस्तान में भी थोड़ा सा इसका हिस्सा पड़ता है, अफ़गानिस्तान में भी है, तजाकिस्तान में इसका ज़्यादा हिस्सा पड़ता है। तो ये पामीर ग्रंथि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि का नाम, ग्रंथि इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यहाँ से 3 पर्वत श्रृंखलाएँ गुजरती, यानी कि मिलती हैं यहाँ से, यहीं से वो 3 पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ग्रंथि। और इस जगह का नाम है पामीर, इसलिए इसको पामीर ग्रंथि कहते हैं। यहीं पे पामीर का पठार भी है। अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ से पामीर ग्रंथि से एक यहाँ पे निकली है ये वाली पर्वत श्रृंखला, जिसको कहते हैं टियानसेन। टियानसेन पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको मैंने बताया हुआ था, जब आपको मैंने चाय के बारे में बताया था कि चाय कहाँ पे पाई गई थी सबसे पहले, तो टियानसेन पर्वत पे ही पाई गई थी। तो ये है पर्वत श्रृंखला टियानसेन। दूसरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे निकलती है ये वाली पर्वत श्रृंखला, कुनलुन पर्वत श्रृंखला। और ये दोनों आपका जो है टियानसेन और कुनलुन दोनों चीन में है। तीसरी पर्वत श्रृंखला यहाँ से इस तरफ जाती है, जिसको कहते हैं हम, आप देखेंगे ऊपर मैंने इसका नाम लिखा है हिंदुकुश। हिंदुकुश आप कहेंगे सर ये तो अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान के बॉर्डर पे इसका नाम हिंदुकुश क्यों है? तो हिंदुकुश इसलिए नाम है क्योंकि पहले भारत का हिस्सा ये पूरा एरिया हुआ करता था, अफ़गानिस्तान से लेते हुए पूरा ये पूरा हिस्सा जो अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, ये पूरा ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, इसलिए इसका नाम है हिंदुकुश। और ये आपका अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ज़्यादातर हिस्सा इसका अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो हिंदुकुश पर्वत निकलता है, टियानसेन पर्वत श्रृंखला निकलती है और कुनलुन पर्वत श्रृंखला निकलती है। कहाँ से? पामीर ग्रंथि से। ये हो गया, तीनों यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, देखिए भारत की जो पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से है, यहाँ से आपकी गुजरती है, ये गुजरते हुए यहाँ पे जाती है और इधर ये पाकिस्तान में इसका हिस्सा कहीं यहाँ पे इस तरीके से पड़ता है। ये पूरी पर्वत श्रृंखला एक ही है जो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान और यहाँ पे म्यांमार में है, म्यांमार तक फैली हुई है। इसका नाम आपको पता है हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, लेकिन इसका जो नाम है म्यांमार में इसको कहते हैं अराकान योमा पर्वत श्रृंखला। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला को ही म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। और पाकिस्तान में हिमालय के जो यहाँ पे 2 क्षेत्र हैं, उसको पहले वाले को सुलेमान कहते हैं और दूसरे वाले को किरथर कहते हैं, याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा आपको पता है पाकिस्तान है, ये मैंने आपको बताया हुआ, ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान का ही, ये वाला एरिया। ठीक है, तो इसमें हिमालय का 2 हिस्सा पड़ता है, एक यहाँ पे सुलेमान और ये किरथर, तो हिमालय है। और भारत में जो आपको पता है ये हिमालय होता हुआ यहाँ से नेपाल से गुजरते हुए म्यांमार पहुँच जाता है। म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं इसको। अब चलते हैं हम इस साइड की तरफ, पश्चिम की तरफ। यहाँ पे आपको पता है ये ईरान का क्षेत्र है। ईरान में 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कौन कौन सी? पहली है एलब्रुज जो यहाँ पे है और दूसरी है जैग्रोस जो कि नीचे की तरफ है, उत्तर और दक्षिण की तरफ है दोनों, एक उत्तर में है एक दक्षिण में है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको पता है ये आपका तुर्की है। तुर्की में आपका एक पश्चिम की तरफ पड़ता है पोंटिक और एक पूरब की तरफ पड़ता है टॉरस। तो 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं आपकी तुर्की में, 2 पर्वत श्रृंखलाएँ आपकी ईरान में। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वत श्रृंखलाएँ निकलती हैं, हिंदुकुश, टियानसेन और कुनलुन पर्वत श्रृंखला। उसके बाद जो भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसको पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर के नाम से जाना जाता है, और म्यांमार में हिमालय पर्वत श्रृंखला को अराकान योमा के नाम से जाना जाता है।
आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी अभी की अभी। इसकी फिगर के माध्यम से मेरा पढ़ाने का यही मतलब होता है कि आप लोगों को कभी भी मानचित्र देखें तो आप लोगों को याद रहे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी। अब इन्हीं सभी चीज़ों को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। पामीर ग्रंथि से 3 पर्वत श्रृंखला निकलती है, आपको याद हो गया होगा, टियानसेन, कुनलुन और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। ईरान में 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, एल्ब्रुज और जैग्रोस। उसी तरीके से तुर्की में भी 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, पोंटिक और टॉरस। ठीक है, यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान का भाग है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, उसको हम कहते हैं सुलेमान और किरथर। और जो म्यांमार में हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है उसको कहते हैं अराकान योमा। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में अब कभी भी आपसे पूछता है एशिया महाद्वीप के, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे एशिया के प्रमुख पठारों की तरफ। पठार कौन कौन से एशिया महाद्वीप में, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि पठार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एशिया महाद्वीप के। फिर से चलते हैं मानचित्र की तरफ। मानचित्र को थोड़ा सा हम कर लेते हैं छोटा। ये हो गया मानचित्र, आपको दिख रहा होगा आशा करता हूँ। अब यहाँ में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही पामीर के पठार के, जहाँ पे हमने पामीर ग्रंथि देखी थी, मैंने आपको बताया कि वहीं पे पामीर का पठार भी है। पामीर का पठार जो है आपको पता होना चाहिए कि पामीर का जो पठार है ये आपका विश्व की छत कही जाती है। ठीक है, विश्व की छत कही जाती है पामीर के पठार को। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रूस का ये पूरा इलाका, आपको पता है कि ये पूरा वाला इलाका रूस का है ये पूरा। तो ये रूस में एक यहाँ पे पठार पाया जाता है जिसको कहते हैं याकूत का पठार। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला एरिया जो है वो तिब्बत का है, ज़्यादातर हिस्सा इसका चीन ने हड़प लिया है, तो तिब्बत का पठार इसको कहते हैं। उसके बाद तिब्बत के पठार में एक खास बात और है, ये सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत के पठार से इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार कौन सा है दुनिया का, तो तिब्बत का पठार है। ठीक है, उसके बाद एक म्यांमार का यहाँ में म्यांमार में एक यहाँ पे पठार पाया जाता है जिसको कहते हैं शान का पठार, याद रखिएगा। शान का पठार कि कहाँ पे पाया जाता है, म्यांमार में पाया जाता है शान का पठार। उसके बाद भारत के बाद बात की जाए, यहाँ पे भारत में दक्कन का पठार पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत का पठार है तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे भारत से भी पूछ सकता है। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो, लेकिन यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं भारत, क्योंकि पठार पढ़ रहे हैं एशिया का, तो एशिया में ही भारत भी है, तो भारत के बारे में भी देख लेते हैं। दक्कन का पठार है। उसके बाद हम चलेंगे अब पश्चिम की तरफ। पश्चिम में यहाँ पे ईरान में एक पठार है जिसको नाम देते हैं ईरान का पठार। कितना आसान है, इसी तरह से अगर सभी पठारों को नाम दे दिया जाए तो कितना आसान होगा कि भारत का पठार, चीन का पठार, तिब्बत का पठार। तो इस तरीके से यहाँ पे ईरान में एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है ईरान का पठार। उसके बाद यहाँ पे तुर्की में फिर से एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है अनातोलिया पठार। इतने पठार हैं, इसको भी हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, ये मैंने आपको बता दिया है। तुर्की में एक पठार पाया जाता है जिसको कहते हैं अनातोलिया का पठार। म्यांमार में शान का पठार पाया जाता है। पामीर का पठार विश्व का छत कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विश्व की छत किसे कहते हैं, तो पामीर के पठार को कहते हैं। भारत में आपको पता है कि दक्कन का पठार पाया जाता है, और यहाँ पे पामीर का पठार की बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस किस देश में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है पामीर का पठार का वो तजाकिस्तान में है, लेकिन इसका जो हिस्सा है वो चीन में भी है, अफ़गानिस्तान में है, किर्गिस्तान में भी है, और थोड़ा सा हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलेंगे एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मरुस्थल भी यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पे एशिया महाद्वीप में काफ़ी मरुस्थल हैं, तो यहाँ पे मरुस्थल पूछता भी है आपसे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। सारे मरुस्थल आपको इस समय दिख रहे हैं मानचित्र पे। सबसे पहले हम पश्चिम की तरफ से बढ़ते हैं। पश्चिम की तरफ से यानी कि ये आपका जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है आपका, ये सऊदी अरब का है। पहले तो ये जान लीजिए। मानचित्र देख के आपको इतना मैं मानचित्र पढ़ा दूंगा कि आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा कंट्री है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब में आपको 2 यहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। पहला मरुस्थल है अल नफद और दूसरा यहाँ पे मरुस्थल है रबे खली। जो मेन मरुस्थल है रबे खली है, और वो इस इलाके में ऐसे पाया जाता है। मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे रेड कर देता हूँ क्योंकि ईरान में पाया जाता है, तो मैंने ईरान को बस इंडिकेट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ कि रबे खली का जो इलाका है ये वाला है, और अल नफद का जो है ऊपर के हिस्से में है। तो मुख्य है जो सऊदी अरब का जो मरुस्थल अगर पूछ लेता है कि मुख्य मरुस्थल कौन सा है सऊदी अरब का, तो रबे खली है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ चलते हैं। ये आपका ईरान का क्षेत्र है, ये वाला पूरा। तो ईरान में भी 2 मरुस्थल पाए जाते हैं, दस्त ए लुथ और दस्त ए कबीर। याद रखिएगा, दस्त जहाँ पे नाम आ जाए
वो ईरान के मरुस्थल की बात किया जा रहा है, दस्त ए लुत्फ और दस्त ए कबीर। नेक्स्ट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ आपको दो मरुस्थल देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। एक यहाँ पे मरुस्थल है तुर्कमेनिस्तान में है ये वाला, और एक ये वाला मरुस्थल है जो कि आपका किर्गिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान वाले मरुस्थल को कहते हैं काराकुम मरुस्थल, और तुर्कमेनिस्तान वाले मरुस्थल को कहते हैं काराकुम मरुस्थल, और किर्गिस्तान वाले मरुस्थल को कहते हैं किजिलकुम मरुस्थल। किजिलकुम किर्गिस्तान में है, काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। नेक्स्ट अगर मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे थार मरुस्थल आता है। इसके बारे में तो आप सभी को पता है। कहाँ पाया जाता है ये? आपका भारत और पाकिस्तान में, ये दोनों देशों में ये पाया जाता है थार मरुस्थल। उसके बाद एक मरुस्थल यहाँ पे है, देखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल। आपका किस किस देश में पाया जाता है? तो मंगोलिया में मुख्य रूप से, और चीन में इसके कुछ हिस्से पाए जाते हैं, गोबी मरुस्थल। और एक यहाँ पे मरुस्थल है जो चीन में है पूर्ण रूप से, टकला मकान। इसको याद रखने का कितना आसान है, टकला मकान। कभी कभी इसको टकाला माकन भी कहते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपको नाम मिलेगा उसको टकला मकान कहते हैं। तो चीन में पाया जाता है ये मरुस्थल। कितने मरुस्थल हो गए? टोटल 7 मरुस्थल हैं, जिसमें से 2 अगर ऐसे सिंगल बात की जाए 7 देशों में, लेकिन अगर सिंगल बात की जाए तो 2 आपके सऊदी अरब में है, 2 आपके ईरान में है, एक आपका तुर्कमेनिस्तान में है, एक किर्गिस्तान में है, एक भारत पाकिस्तान में है, और एक चाइना में है, और एक गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चाइना दोनों में है। अब इनके भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा पॉइंट नहीं इसमें क्योंकि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया है। गोबी मरुस्थल जो आपका है ये आपका ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है जहाँ पे वेट्रियन ऊँट पाए जाते हैं। पहले तो गोबी मरुस्थल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ है, ऊपर आपको पता है उत्तरी ध्रुव के पास में जितना जाएंगे उत्तरी ध्रुव के पास में चले जाएंगे और ठंडा होगा वो क्षेत्र, इसलिए गोबी मरुस्थल ठंडा क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे वेट्रियन ऊँट पाए जाते हैं। वेट्रियन ऊँट मतलब यहाँ पे जो ऊँट पाए जाते हैं उनमें 2 इस तरीके से आपको जो उनकी हुड निकली रहती है, वो 2 हुड निकली रहती है, आपने देखा होगा। 2 हुड वाले ऊँट जो होते हैं वो गोबी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। और विश्व का जो सबसे, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आपका भारत का ही है। जो थार मरुस्थल है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि थार मरुस्थल में रहने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है बाकी मरुस्थलों की तुलना में। अगर आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, याद होना चाहिए आप लोगों को। जब मैं आप लोगों को अफ्रीका के मरुस्थल पढ़ा रहा था, आपको मैंने सहारा मरुस्थल के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो ये था आज की वीडियो में, इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा कुछ ना कुछ आप लोगों को जो मैं पढ़ाया हूँ। एक बार बस रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को PDF देता हूँ। रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जुड़ जाइए, और वहाँ पे आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पे आपको PDF मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।